गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। राजनीति विज्ञान के 12वीं क्लास में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये चीज़ बुक्स में ये मिल जाता है। इसका थोड़ा सा हम पहले ले लेते हैं। शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहाँ तनाव की स्थिति और संघर्ष तो होता ही है परंतु युद्ध नहीं होता, यानी युद्ध की संभावना बनी रहती है लेकिन लड़ाई नहीं होती। आपस में एक दूसरे के बीच में तनातनी रहती है लेकिन कोई भी रक्त रंजित यानी देशों के बीच में युद्ध नहीं रहता, लेकिन आपस में तनाव बना रहता है। अब ये कब शुरू हुआ था? ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टार्ट हुआ था और 91 तक के समय तक का दौर जो कहलाता है वो विश्व का शीत युद्ध का दौर कहलाता है। इसके अंदर एक्चुअली दो ध्रुव थे। एक अमेरिका, ये आप पहले पढ़ चुके हो, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति रहती थी। ये दो ग्रुप कह सकते हैं हम, दो गुट थे और इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। अब पूरा विश्व जो था एक दो ध्रुवों के बीच में, इन दो ध्रुवों के बीच में बट गया था। एक था पश्चिमी खेमा और एक था पूर्वी खेमा। पश्चिमी खेमा यूएस से या अमेरिका से संबंधित जो देशों को कहा गया, इन्हें पहली दुनिया के देश कहते हैं। पश्चिमी गठबंधन में इनको कहा जाता है। दूसरा खेमा जो था यूएसएसआर, सोवियत संघ से संबंधित, जिसे दूसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। बच्चों, ये दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। इनको आपको याद करना, राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। अब दो ध्रुवीयता का इनका अंत कब हुआ था? ये एक्चुअली 91 में, जैसे मैंने ऊपर बताया, 1945 से 1991 तक के बीच का दौर जो है ये कहलाता है। यानी 91 के अंदर ये ख़त्म हो गया था। क्यों ख़त्म हो गया था? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ 1991 में। यानी 1991 में यूएसएसआर या सोवियत संघ, अपन कुछ भी कह सकते हैं, का विघटन हुआ था। अब इसका विघटन क्यों हुआ, क्या कारण बने, वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार क्या थी? एक्चुअली बर्लिन की दीवार जो थी वो पूंजीवाद और साम्यवाद को बीच का प्रतीक थी। हम ये कह सकते हैं पश्चिमी जो खेमा था वो पूंजीवाद को दर्शाता था और पूर्वी खेमा जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी खेमा कहलाता था, यानी साम्यवादी देश कहलाते थे। और ये जो दीवार थी ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बनी हुई थी। 1961 में ये दीवार बनी थी और एक ये प्रतीक था पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक था। ये करीब 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और इसे नवंबर 89 के अंदर, यानी 91 में विघटन हुआ, उससे 2 साल पहले 89 को जनता के द्वारा ही इसको तोड़ दिया गया था। तब ये माना गया था कि अब धीरे धीरे साम्यवाद और ये दोनों पूंजीवाद जो है मिल जाएंगे और इनके बीच में जो ये चल रहा है अपना विघटन का दौर चल रहा है, जो शीत युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो अगला आता है वो आता है सोवियत प्रणाली। समाजवादी गणराज्य जो 1917 के अंदर, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं यूएसएसआर का क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। इसका मेन जो स्तंभ था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने इस सोवियत गणराज्य की अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से और राज्य के नियंत्रण में कर रखा था। यानी वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था जो थी राज्य के द्वारा नियंत्रण में थी। अब इस दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी सोवियत संघ के अंकुश में आए, धीरे धीरे इसके नज़दीक आए और इन्हें ही साम्यवादी देशों का या अपन ये कह सकते हैं दूसरी दुनिया के देशों का कहा गया। असल में इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं उस टाइम थी। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषताएं थी कि पूंजीवादी विशेष एक तो ये व्यवस्था का विरोध करते थे, यानी पूंजीवाद के, निजीकरण के ये बिल्कुल खिलाफ थे और सारा चीज़, सारे नियंत्रण जो था वो सरकार के अंतर्गत रहता था। एक इनकी नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी सारे प्लानिंग के तहत करते थे ये काम और सारा सरकार के नियंत्रण में होता था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहता था, यह पहले ही बता चुका हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की देन थी। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि प्रत्येक नागरिक को जो जीने के न्यूनतम अधिकार सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी सरकार के द्वारा दी जाती थी। जैसे रोजगार हो गया, खाना पीने की व्यवस्थाएं हो गई, बड़े कम दरों पर ये उपलब्ध करवाई जाती थी। उन्नत संचार प्रणाली थी और उत्पादन के जितने भी साधन थे उनके ऊपर इनका नियंत्रण रहता था। तो ये एक चीज़ इनकी खासियत थी। दूसरा, लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती थी। अब फिर इसका विघटन क्यों हुआ, उससे पहले थोड़ा सा हम एक टॉपिक लेते हैं मिखाइल गोर्बाचोव और उसके सुधारवादी नीति की। क्योंकि उस टाइम जब 1985 के अंतर्गत
इनके कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचोव। और इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, क्योंकि धीरे धीरे साम्यवाद का एक तरह से कह सकते हैं सूरज अस्त हो रहा था। अस्त हो रहा था क्या कि उसमें कुछ बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक बुराइयां आ गई थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगे थे, तो उनको सुधारने के लिए इन्होंने कुछ नीतियों को अपनाया, जिसमें मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में महासचिव बने और पश्चिम देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। लोकतंत्र व्यवस्था को वहाँ पे उसको जो था, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये लोकतंत्र विरोधी होते हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का रूप देना शुरू किया। वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति अपनाई। अब ये एक जो बहुत बड़ा कारण बन गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इसके खिलाफ हो गए। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं कि और विघटन के कारण क्या बने। पहला तो ये जो थे जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक ही पार्टी का राज था, इतने टाइम से एक ही पार्टी लगातार, तो उनका राजनीतिक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से अंकुश हो गया था। दूसरा, उस पर सरकारी नियंत्रण था, सोवियत प्रणाली पे, जैसे हम ये कहते हैं कि वहाँ पे सारा जो है सरकार के कंट्रोल में। अब सरकार तो अकेली तो कंट्रोल करती है, नौकरशाही करती है, और वो नौकरशाही धीरे धीरे उसका शिकंजा कसता चला गया। अब संसाधनों का उपयोग जो था वो ज़्यादातर हथियारों की, हथियारों की होड़ थी, तो हथियारों पर लगने का पैसा बहुत खर्च हो रहा था। प्रौद्योगिकी में और उस अपने दूसरी बुनियादी ढांचे में भी पश्चिमी देशों की तुलना में ये धीरे धीरे पीछे आ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि संचार क्रांति का जब आया ज़माना आया, तो लोगों को पता लगने लगा भाई हम तो उनसे, अमेरिका से बहुत पीछे चले गए। दूसरा एक कारण और क्या बना कि जो देश थे, सोवियत संघ के जो देश थे, उसमें रूस सबसे बड़ा था और वो वर्चस्व, उसका वर्चस्व था, तो इससे दूसरे देश जो थे वो भी थोड़े से जलन में भी होती थी। फिर जो उनके सुधार इन्होंने अपनाया, तो इस पार्टी के अंदर ही विवाद की स्थिति बन गई, और कई लोग चाहते थे बहुत जल्दी, जो जनता थी वो चाहती थी कि बहुत जल्दी सुधार हो। एक सबसे बड़ा इनका कारण एक और बना, वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की वजह थी कि अफगानिस्तान ने सोवियत संघ का हस्तक्षेप करीब 10 वर्षों तक रहा, तो वहाँ का खर्चा और ये सारा सोवियत संघ के मत्थे पे था, तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था में भी कमजोरी आने लगी। तो ये कुछ कारण थे जो इसके कारण ये सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो सबसे बड़ा परिणाम तो यही हुआ कि साथ सोवियत संघ का विघटन के साथ शीत युद्ध खत्म हो गया। पहले दो वर्चस्व थे, दो ध्रुव थे, अब एक ही ध्रुव रह गया। अमेरिका का जो वर्चस्व अब बढ़ गया, क्योंकि एक ध्रुव तो खत्म ही हो गया। हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई, जो विश्व के अंदर हथियारों की होड़ लगी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। सोवियत गुट जो है बिल्कुल ही एक अंत हो गया, यानी एक ध्रुव बिल्कुल ही खत्म हो गया। उससे क्या हुआ? 15 देशों का नया उदय हुआ, क्योंकि 15 देश उसमें से अलग हुए, तो अपन ये कह सकते हैं कि विश्व में देशों की संख्या भी बढ़ गई। अब जो रूस था, रूस ने क्या किया, जहाँ पे भी सोवियत संघ था, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी जो पोजीशन थी, वो सारी की सारी पोजीशन रूस ने हथिया ली, यानी रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। एक और चीज़ की खासियत क्या हुई कि यहाँ पे जो इनकी विचारधारा थी, पूंजीवाद विचारधारा, उसका वर्चस्व हो गया, और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि वो तो विचारधारा अब खत्म ही होगी, समाजवाद तो खत्म ही हो गया। सोवियत संघ और उसके आसपास जितने भी जो ध्रुवी देश थे, उनमें भी ज़्यादातर समाजवादी विचारधारा थी, उन्होंने भी इसको छोड़ना ठीक समझा। दूसरा, विश्व की राजनीति के अंदर जो संबंध होते हैं, जो शक्ति संबंध है, वो परिवर्तन हो गए, क्योंकि पहले दो ध्रुव थे, दोनों के बीच में देश जो थे इनके साथ जुड़े हुए थे। अब अलग अलग ध्रुवों का निर्माण होगा या अलग अलग संबंध होंगे, तो उनसे संबंधों में भी परिवर्तन आने लगा। ये चीज़ एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे और विघटन के परिणाम क्या हुए। ये सवाल बार बार याद पूछा जाता है, इसको बड़े सवाल के तौर पे आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब जब ये विघटन हुआ, उसके बाद नए देश आए, तो एक नया वर्ड आया, शॉक थेरेपी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार सवालों में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब इलाज करना चोट पहुंचाकर। जब समाजवाद का पतन हुआ, तो सोवियत संघ के देश जो थे वो अलग हो गए, करीब 25-30 देश थे। अब यहाँ पे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने एक सलाहकार की भूमिका अपनाई, और इन्होंने एक मॉडल दिया, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए तो आपको लोन लेने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास ही जाना पड़ेगा।
तो इनके द्वारा निर्देशित एक मॉडल को अपनाया गया। इस मॉडल के अंतर्गत क्या था कि आपको साम्यवाद छोड़कर, समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा, और इसे ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया कि आपको एकदम से जो आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को पूरा बदलना पड़ेगा और आपको पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा, यानी इस पूंजीवाद के दौर को आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ शॉक थेरेपी कहलाई। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषता सबसे पहला तो वही मैंने जैसे बताया, निजी स्वामित्व का था कि आपको पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। मलकियत जो थी पहले सरकारी नियंत्रण में थी, अब वो निजी स्वामित्व में आएगी। राज्य की जितनी भी संपदा है उसका निजीकरण करना पड़ेगा, जो राज्य के कंट्रोल में है उनको आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। जो सामूहिक फर्में थी उनको निजी फर्म में बदलना पड़ेगा। जो पहले कंट्रोल में थी, व्यापार जो कंट्रोल में होता था, वो मुक्त व्यापार को अपनाना पड़ेगा, यानी बिल्कुल सिस्टम उल्टा हो जाएगा। दूसरा, पश्चिमी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उससे आपको जुड़ाव करना पड़ेगा, यानी उनसे आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, उनसे आपको व्यापार करना पड़ेगा, उनसे लेन देन करना पड़ेगा। और विश्व बैंक और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं हैं, ये क्या करेंगी? सलाहकार का काम करेंगी। यानी मेन जो था इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें अपनाई गई थी, और यही चीज़ जो थी अपना शॉक थेरेपी कहलाई। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसके परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम हालांकि स्टार्टिंग में तो बड़े घातक परिणाम हुए। संपूर्ण सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इससे अलग देश थे, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था जो हो गई तहस नहस हो गई। अब अर्थव्यवस्था में एकदम गिरावट आई तो महंगाई बढ़ गई, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, खाद्यान्न को आयात करना पड़ा क्योंकि खाद्यान्न में भी कमी आई, क्योंकि अब सरकारी नियंत्रण में तो कुछ है नहीं, प्राइवेट में है, तो सिस्टम सारा चेंज हुआ, तो इनको आयात भी चीज़ें करनी पड़ी। सरकारी रियायतें समाप्त करना पड़ा, उससे लोगों की आर्थिक स्थिति में नुकसान हुआ, इसका औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। सबसे बड़ा अंतर ये हुआ, जो गरीब था वो और गरीब होता गया, जो अमीर था वो और अमीर होता गया, तो इनमें एक विभाजन हो गया, तीखा विभाजन हो गया। दूसरा, 90% उद्योगों को आपको बेचना पड़ा। जैसे ही एकदम से आपको उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचना पड़ा, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मार्केट में तो बहुत कंपनियां आ गई, और इसी कंपनियों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा, और ये इसको गिराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको कम दामों में इतने उद्योगों को एक साथ जो बेचना पड़ा, वो इसको एक सेल का नाम दिया गया। जैसे अपन कहते हैं ना सेल लगी है, वैसे सेल का नाम गिराज सेल का नाम दिया गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है इन देशों ने क्या किया। स्वतंत्र जो देश हुए थे, इन्होंने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया, 15 देशों ने मिलकर, जिसे राष्ट्रकुल का नाम दिया गया। जो अगला टॉपिक है हमारे पास, ये राष्ट्रकुल है। जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 देशों का जो उदय हुआ, सभी ने मिलकर एक संगठन बना लिया और इसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल दिया गया, जो कि अपने सहयोगी देशों के साथ व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाएंगे, यानी मिलकर अपन व्यापार करेंगे। उन्होंने ये तय किया कि जितने भी हम 15 देश हैं वो आपस में मिलकर व्यापार करेंगे। अब इसके प्रभाव, एक तो आर्थिक प्रभाव तो हुए ही हुए, साथ में इनके राजनीतिक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था में भी गड़बड़ाई। जब एकदम से आज़ाद हो गए तो इनके बीच में भी जो कई गुट होते हैं ना, जैसे देशों के बीच में वो अलगाववादी गुट होते हैं जो अलग होना चाहते थे, वो अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब जब पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश राज्य जो थे वो संघर्ष के राज्य बन गए, क्योंकि इसमें जो अलग अलग गुट थे वो आपस में संघर्ष करने लग गए। कई अलगाववादी गुट थे वो अलग होना चाहते थे। रूस के 2 राज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल पड़े। चेचन्या में तो अभी तक चल रहा है। दूसरा, मध्य एशिया के तजाकिस्तान 10 वर्षों तक 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। जॉर्जिया में भी 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते थे। गृह युद्ध की स्थिति में ज़्यादातर देशों में इस तरह के जो अलगाववादी गुट थे उन्होंने भी सिर उठा लिया, और लगभग ये 2000 तक, यानी 10 सालों तक ये स्थिति इनकी चली। 10 साल के बाद धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप के एक चेकोस्लोवाकिया देश है जहाँ 2 शांतिपूर्ण देशों में 2 भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया के नाम से देशों में बट गया। तो इस प्रकार से अधिकांश देशों में कहीं ना कहीं समस्या बनी रही, राजनीतिक समस्या बनी रही, उनमें तनाव आपस में रहा, संघर्ष की स्थिति बनी रही। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला, भारत और समाजवादी देश, यानी भारत और यूएसएसआर के बीच में संबंध कैसे थे। पूर्व समाजवादी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे। रूस के साथ विशेष रूप से बहुत प्रगाढ़ थे, क्योंकि ये हमेशा
भारत ने रशिया का सपोर्ट, सोवियत संघ का सपोर्ट किया और सोवियत संघ ने भारत का हमेशा सपोर्ट किया। आज़ादी के बाद भी भारत का बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा, आर्थिक क्षेत्र में भी, इस राजनीतिक क्षेत्र में भी, हर एक क्षेत्र में। एक्चुअली दोनों की जो एक तरह से कह सकते हैं विचारधारा एक ही थी। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था, वो एक ध्रुव या दो ध्रुव नहीं चाहते थे। दोनों ही देश ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो झगड़े होते हैं वो वार्ता के द्वारा हल किए जाए, यानी युद्ध के बजाय युद्ध को टाला जाए और वार्ता के द्वारा हल किया जाए। दोनों ही देश ये चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था वो सुदृढ़ीकरण किया जाए, यानी उसको मजबूत बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत, जितना संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होगा उतने ही लड़ाई झगड़े जो है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा हो सकेगा, यानी वो वार्ता के द्वारा हल किया जा सकता है। एक ऐसा मंच जो हो, मजबूत मंच हो, जहाँ पर देश आकर बात कर सके। तो भारत और सोवियत संघ दोनों ये चीज़ चाहते थे। अब भारत का एक सबसे बड़ा, रशिया के साथ या सोवियत संघ के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा हथियारों का खरीदार देश था, यानी सोवियत संघ के हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार देश था भारत। भारत रशिया से या अपन सोवियत संघ से कह सकते हैं तेल और प्राकृतिक गैस का भी एक बहुत बड़ा खरीदार देश था। तो भारत क्या करता था कि उससे रशिया को और सोवियत संघ को भी ये फायदा होता था कि वो इनका एक खरीदार देश है। दूसरा, वो भारत के साथ, भारत तो खरीदार देश है ही है, साथ में क्या करते थे कि भारत की मदद भी करते थे, क्योंकि भारत की जो अपने परमाणु योजना, भारत की जो परमाणु योजना है या अंतरिक्ष योजना में उसने, रशिया ने काफ़ी अच्छी मदद की है और राजनीतिक क्षेत्र पे भी काफ़ी मदद की है। कई बार यूएनओ में भारत का सपोर्ट लिया है। उज्बेकिस्तान और रशिया और भारतीय कलाकारों को बहुत पसंद किया जाता था, भारतीय फिल्मों को, भारतीय गानों को वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक तो ध्रुवीयता, दो ध्रुव कौन से हैं, पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव, सोवियत प्रणाली। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो सोवियत संघ के विघटन के कारण और विघटन के पश्चात क्या परिणाम रहे। एक और जो इम्पोर्टेंट है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है और इसके परिणाम क्या है। थैंक यू बच्चों।